हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। कल का टॉपिक जो हमने पढ़ाया था वो आज हम उससे आगे की बात करते हैं। कल हम देख रहे थे कि जो होम रूल लीग आंदोलन है उसे दो नेता, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जा रहा था। इन दोनों का क्षेत्र अलग अलग था। जो बरार मध्य प्रांत कर्नाटक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इसमें जो है होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक जी कर रहे थे। वहीं एनी बेसेंट जो है अखिल भारतीय स्तर पर, अर्थात इन क्षेत्रों को, तिलक जी के क्षेत्रों को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में जो इस लीग का नेतृत्व कर रही थी वह एनी बेसेंट थी। फिर हमने आगे देखा था कि तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तिलक जी का जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो इनका मुकदमा जो है जिन्ना के नेतृत्व वाले वकीलों के एक समूह के द्वारा, अर्थात जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के द्वारा लड़ा जाता है और इन्हें निर्दोष साबित किया जाता है। ऐसे में फिर वो जेल से छूटते हैं। जेल से छूटने के बाद वह अपने एक मुकदमे की पैरवी के लिए लंदन चले जाते हैं और मुकदमा जो है देखेंगे उसके पैरवी के लिए जब ये लंदन जाते हैं तो इनके द्वारा जो होम रूल लीग जो बरार मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वह शिथिल पड़ने लगता है, क्योंकि जब मेन नेता ही चला जाए तो फिर आंदोलन थोड़ा सा शिथिल पड़ने लगता है। और वहीं पर फिर देखेंगे जो दूसरी नेता थी एनी बेसेंट, इनको भी ऊटी में नज़र बंद कर दिया जाता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, देख सकते हैं ऊटी में नज़रबंद कर दिया गया था। और जून 1917 में जब इनको नज़रबंद कर दिया गया तो इनसे चूँकि महत्वपूर्ण राजनेता लोग जुड़े थे उस समय के प्रभावशाली लोग, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हो गए थे, सुब्रमण्यम हो गए थे। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि एनी बेसेंट का जो ऊटी में नज़रबंद कर दिए जाते हैं, इसको लेके विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। विरोध प्रदर्शन इस कदर शुरू होता है कि जो है इनको नज़रबंद कर दिया जाता है तो बाद में इनको छोड़ भी दिया जाता है। और फिर बाद में देखेंगे एनी बेसेंट का जो है कद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय काफ़ी हाई हो जाता है, मतलब लोगों में एनी बेसेंट लोगों के जबान पे आ गई थी। तो जब इसका फ़ायदा इनको देखेंगे कि जब हम जून में बात कर रहे हैं कि 1917 में जून में इनको नज़रबंद कर दिया गया, बाद में इनको छोड़ दिया जाता है और फिर यह आंदोलन का नेतृत्व करती रहती हैं। तो इन्हें देखेंगे कि जो कलकत्ता का दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन होगा, कांग्रेस का दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन होगा, उसमें इनको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कांग्रेस में आज तक के इतिहास में कोई पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी जाती हैं वो एनी बेसेंट चुनी जाती हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष चुना जाता है। यह भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अभी तक जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कोई पुरुष ही कर रहा था, लेकिन भारत की पहला महिला अध्यक्ष बनने का अगर गौरव किसी को प्राप्त हो तो एनी बेसेंट को। और पूछेगा भारत की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भी एनी बेसेंट, क्योंकि ये विदेशी थी, आयरलैंड की थी। अब हम बात करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और कोई महिला नहीं थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, तो ऐसा नहीं था। इनके बाद देखेंगे दो महिलाओं ने और कांग्रेस की अध्यक्षता की, अर्थात कांग्रेस में अध्यक्ष पद पे पहुंची। तो उनमें से एक नाम सरोजिनी नायडू का है और एक नाम नेली सेनगुप्ता जी का है। तो फिर हम याद कैसे करें किस अधिवेशन में कौन चुनी गई, तो हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को हम देखते हैं पहली महिला अध्यक्ष चुनी जाती हैं। ठीक इसी के 8 साल बाद, यहाँ देखिए स्क्रीन पे, ठीक इसके 8 साल बाद मतलब 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू चुनी जाती है। तो इस प्रकार यह भारतीय थी। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। पूछेगा किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। क्वेश्चन और घुमा के पूछेगा तो पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह थी एनी बेसेंट, चूँकि आयरलैंड की थी। या पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भी एनी बेसेंट। तो पहली महिला जब बात करेगा तो एनी बेसेंट, पहली विदेशी महिला बात करेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला बात करेगा तो सरोजिनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। फिर देखेंगे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, 8 साल बाद कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू, और ठीक 8 साल बाद आप देखेंगे
ठीक 8 साल बाद कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्ष जो चुनी जाती है नेली सेनगुप्त। तो इस प्रकार तीनों महिलाओं के बारे में हम यहीं पर इकट्ठा पढ़ लेते हैं ताकि हम भूलें ना, और इस तरह चीज़ों को याद करने में हमको भी और आपको भी आसानी होती है, हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो 1937 में कलकत्ता अधिवेशन में नेली सेन, अब यहाँ देख लीजिए जो नेली सेनगुप्त हैं ये भी विदेशी महिला है, और जो हमारी पहला महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं एनी बेसेंट वो भी विदेशी हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन दो चीज़ें, एक तो ये विदेशी महिला है, दूसरी है कि ये जो जिसकी अध्यक्षता कर रही हैं कांग्रेस की, तो जो उसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा है वो दोनों के जो स्थान वो सेम है। एनी बेसेंट भी कलकत्ता अधिवेशन में भाग ले रही हैं और उसकी अध्यक्षता कर रही हैं, और नेली सेनगुप्त जो विदेशी महिला है ये भी कलकत्ता अधिवेशन। तो इस प्रकार जो दो विदेशी महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं वो दोनों कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई हैं। एक का टाइम है 1917, एक का टाइम है 1933। लेकिन एक जो महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, वो देखिए कानपुर अधिवेशन में चुनी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब सरकारी आश्वासन आप देखेंगे जब ये नज़रबंद कर दी जाती हैं ऊटी में, फिर इनको छोड़ दिया जाता है तो लोगों में जन आक्रोश तो होता ही है, तो सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में जो भारत का राज सचिव होता है, जब ये खबर भारत के राज सचिव के पास पहुंचती है तो भारत का राज सचिव जो था मॉन्टेगू उस समय था, तो मॉन्टेगू जो है इंग्लैंड की संसद में एक मंत्री था, उसी ब्रिटिश संसद से ही वह घोषणा करता है कि भारत में हम जो इनकी स्वशासन संबंधी मांग है, इसके क्रमिक विकास कैसे हो सकता है, हम स्वशासन कैसे इन लोगों को दे सकते हैं, ऐसे तो है नहीं अचानक दे दे स्वशासन, तो इससे जुड़ी जो संस्था है उसका क्रमिक विकास करेंगे और स्वशासन की मांग को हम स्वीकार भी करेंगे। तो ऐसी जब आश्वासन आता है तो इसकी घोषणा जो है संसद से ही कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? मॉन्टेगू के द्वारा, जो भारत का राज सचिव था, और वह तारीख भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है 20 अगस्त 1917 के दिन, मतलब ठीक 2 महीने बाद। जब ऊटी में नज़रबंद थे जून में, फिर जुलाई अगस्त 2 महीने बाद आप देखेंगे कि सरकार लोगों को कि अपने आंदोलन को शिथिल कर दे और यह घोषणा कर दी जाती है ठीक है आप स्वशासन की मांग कर रहे हो तो हम स्वशासन की बात भी करेंगे और स्वशासन आपको हम देने का आश्वासन भी देते हैं। ठीक है, ये बात कही और साथ ही यह कही कि हम एक रिपोर्ट तैयार कराएंगे और जो संस्था हैं जो स्वशासन के लिए जिम्मेदार होंगी उनका विकास किस तरह की जाए उस रिपोर्ट में हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो लोगों में जन आक्रोश थोड़ा कम हो गया और आप देखेंगे जो 20 अगस्त 1917 के दिन घोषणा होती है, यह रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है 1918 में। तो यह रिपोर्ट जो है 1918 में प्रकाशित की जाती है और इस रिपोर्ट का नाम दिया जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या इसे हम इतिहास में मॉन्ट्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चूँकि मॉन्टेगू भारत सचिव ने घोषणा की थी तो मॉन्टेगू जो है भारत सचिव हैं। चेम्सफोर्ड उस समय भारत में गवर्नर जनरल था, तो इसलिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसको नाम दे दिया गया। अच्छा, इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि हम जो है स्वशासन संबंधी सुधार योजनाओं पे चर्चा करेंगे और इसकी घोषणा कर दी कि हम सुधार योजनाओं की घोषणा करते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन अब पेच यहाँ आके फंस जाता है। अंग्रेजों ने रिपोर्ट में तो यह घोषणा कर दी कि हम ठीक है सुधार योजना संबंधी घोषणा करते हैं, हम स्वशासन संबंधी बातों को मानेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया हम कब तक मानेंगे, क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे, कब होगा। तो इन चीज़ों की बातों का जिक्र नहीं होता है, जिसको लेके फिर से बोल सकते हैं विरोध शुरू हो जाता है। और यहीं पर देखेंगे एक घटना फिर से घटित हो जाती है कि कांग्रेस में 2 धड़ हो जाते हैं, एक उदारवादी एक गर्मपंथी। तो एक जो धड़ था उदारवादी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उदारवादी नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे एक हिसाब से। उन्होंने कहा कि नहीं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सरकार ने माना कि हम विकास करेंगे और विकास इनका मानना था कि थोड़ा लेट भी होगा, लेकिन जब सरकार ने कहा है तो हमको मान लेना चाहिए। लेकिन वहीं जो दूसरा धड़ा था उसका मानना था नहीं, इसमें तो केवल यही कहा गया ना कि सुधार योजना, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि आपके स्वशासन की मांग है, हम इसको मानेंगे,
तो रिपोर्ट लाएंगे, तो अब रिपोर्ट में खोखला है, कुछ है ही नहीं है, तो हम कहाँ इसको माने। तो जब इस बात को लेके कुछ नेता विरोध किए, तो यहीं पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, आप देखेंगे कि 1918 में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं नरमपंथी नेताओं के साथ अलग हो जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है, क्योंकि जब अलग हो जाएंगे तो कांग्रेस फिर से बढ़ जाएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखिए अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ का निर्माण भी करते हैं। अब भाई उदारवादियों को अपने साथ लाएं तो उदारवादी संघ हो गया, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत स्तर पर उदारवादियों का एक संघ बनाएं, तो इसी को नाम दिया गया अखिल भारतीय उदारवादी संघ। हमने देखा था कि पहला विभाजन तो 1907 में हो गया था, और दूसरा विभाजन यहाँ के गरम दल नरम दल वहाँ विभाजित हो गए थे। आज यहाँ फिर यही हाल हो गया कि 1918 में कांग्रेस के दो दल अलग हो गए। अब यहाँ से क्या होता है कि द्वितीय जो चरण था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वह अब समाप्त हो जाता है। अब हम प्रवेश करेंगे गांधी युग में। अब जो हम कल नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, आज हमारा द्वितीय चरण जो है समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे कल, वह गांधी के बारे में बात करेंगे, गांधी का आगमन किस तरह होता है। वह तीसरा चरण होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ना था, पहला चरण पढ़ चुके, दूसरा चरण हम लोग पढ़ चुके हैं, आज समाप्त हो गया। और तीसरे चरण के बाद कल किस तरह गांधी आते हैं, किस तरह माहौल बनता है, और तीसरा चरण गांधी युग के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, एक चीज़ छूट गई थी। छूट क्या गई थी, हम लोग जानबूझ के उसको आपको बताए नहीं थे, वह था लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। चूँकि हम आपको होम रूल लीग आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो मेरा मानना था कि अगर बीच में आपको ये बता देते तो सब घौंच पहुँच हो जाता और आपको ऐसे में पढ़ने में बड़ी परेशानी होती। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ देखेंगे ना कि जो अध्यक्ष है 1916 में, अध्यक्ष जो कांग्रेस के चुने जाते हैं वह अंबिका चरण मजूमदार चुने जाते हैं। और इसी अधिवेशन में पुनः गरमपंथी को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। आप देखेंगे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरमपंथियों को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो एनी बेसेंट निभाती है। तो मुख्य भूमिका निभाने में, गरमपंथियों को पुनः कांग्रेस में शामिल करने में जो मुख्य भूमिका निभाती हैं वह एनी बेसेंट निभाती हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी जो मुख्य विशेषता थी कि इसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ। इसकी मुख्य जो विशेषता यही थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ होता है। और इसी समय देखेंगे कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार होते हैं, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो होता है वह जिन्ना करते हैं उसकी अध्यक्षता। तो फिर क्या होता है कि इनके बीच में एक समझौता होता है, क्योंकि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया, स्वशासन की बात कही गई थी, लेकिन उसमें कुछ अस्पष्ट बातें नहीं बताई गई, जिसके लिए इसका विरोध होगा बाद में देखेंगे। तो उससे पहले ये चीज़ें ज़रूरी थी कि हम अपने आंदोलन को धार किस तरह दें और स्वशासन की मांग को एक साथ क्यों ना मिल के करें, ताकि अच्छे से हम अपने काम को कर सके। और कांग्रेस जो है एक साथ जब हम अलग अलग धड़ के रूप में काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम हो या कांग्रेस जो अखिल भारतीय स्तर पे है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अंग्रेज पाते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने समझा कि हम गरमपंथी और नरमपंथी फिर से एक हो जाते हैं। और फिर जो मुस्लिम समाज को की अगुवाई कर रहा था, वैसे ये गलत कहना होगा, मुस्लिम लीग जो है उसमें जो सांप्रदायिक बातें कहने लगी थी कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो बात थी, तो उसको लेके मुद्दा था। तो इन्होंने कहा कि हम एक साथ अगर आ जाते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। होता क्या है कि इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता होता है, जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होता है,
इसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या था? प्रावधान यह था कि इसकी जो प्रावधान थे वह कांग्रेस में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और हम देखेंगे ना, इसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं। पूछेगा कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी शामिल होते हैं, तो इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल होते हैं। और कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो मुसलमानों की थी उसको स्वीकार कर लेता है। और साथ ही साथ इसकी जो मध्यस्थता जो करते हैं वो तिलक करते हैं। ठीक है, तिलक की मध्यस्थता से ऐसा हो पाता है। लेकिन यही जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है, यही देखेंगे अंत में पाकिस्तान को जो मांग है उसको हवा देगी। लखनऊ समझौते का विरोध होता है और इस समझौते का जो विरोध करते हैं वो मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। तो पूछेगा लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी। और यहीं पर गांधी जी उपस्थित थे। तो आप पूछेंगे गांधी जी क्या कर रहे थे जब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया? तो गांधी जी कुछ तो अभी समझ रहे थे भारतीय हवा को, भारतीय राजनीति को। लेकिन गांधी जी वहाँ उपस्थित हैं तो उन्होंने आलोचना की। आलोचना की किन शब्दों में? कि शिक्षित और धनी हिंदुओं तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच यह समझौता है। इन्होंने इस समझौते को कहा कि यह शिक्षित और धनी हिंदुओं तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच एक समझौता है। और यहीं पर आप देखेंगे लखनऊ समझौता जब होता है तो यहीं पर गांधी जी की मुलाकात होती है। उससे पहले एक पॉइंट और है, आरसी मजूमदार जी यहाँ पर कहते हैं कि इस समझौते ने 30 वर्ष बाद बनने वाले पाकिस्तान की नींव रख दी थी। तो पूछेगा 30 वर्ष बाद बनने वाले पाकिस्तान की नींव किस समझौते के बाद पड़ी? तो कांग्रेस का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देख लेना। जब आप कांग्रेस ने मुसलमानों के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, तो एक प्रकार से हमने यह मान लिया कि आप की जो मांग होगी भविष्य में जाके तो यह मार्ग को प्रशस्त करेगी। फिर यहीं देखेंगे हम जब गांधी जी इसकी आलोचना करते हैं तो इसी लखनऊ समझौते से गांधी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल जो की मुलाकात होती है और चंपारण जाने के बारे में गांधी जी को मनाते हैं। चंपारण के बारे में गांधी जी को बताते हैं और इनको जाने के लिए मनाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब इसके बाद जो है हम तीसरा चरण पढ़ेंगे और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, अर्थात गांधी की यह भूमिका यहाँ से बढ़ेगी। और देखिएगा संपूर्ण भारतीय राजनीति जो है गांधी के आगे पीछे ही घूमेगी। थोड़ा सा एक बात और है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होता था कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता था। और जैसे मान लीजिए मुसलमान को, तो वह आरक्षित क्षेत्र में कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता था। अच्छा, ये भी ठीक है मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन कैंडिडेट खड़ा होता था लेकिन उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम समुदाय को था। मतलब आरक्षित भी कर दिया गया कोई क्षेत्र और उसमें जो वोट केवल उसी समुदाय का दे, और कोई चाहे जितना भी अलग अलग समुदाय का उस स्थान विशेष क्षेत्र विशेष पे हो, लेकिन वो वोट नहीं देने का अधिकारी था। तो इसी को हम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, जिसको 1916 में मान लिया जाता है। अच्छा, यही तुष्टीकरण की राजनीति यहीं से शुरू होती है। हम देखेंगे भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति यहीं से शुरू होती है। तो इस तरह आज का द्वितीय चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय चरण था यहाँ समाप्त होता है। और गांधी जी यहीं से अब चंपारण चले जाएंगे और चंपारण जाने के बाद गांधी जी देखेंगे चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और वह सफल भी होगा और गांधी जी की ख्याति बढ़ेगी। और आखिरकार आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाएंगे और भारतीय राजनीति जो है गांधी जी के आसपास घूमेगी। तो आज द्वितीय चरण समाप्त। कल से हम एक नए चरण, तीसरे चरण की बात करेंगे, गांधी युग की बात करेंगे और गांधी जी के बारे में कल से हम बात करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? और एक काम करिए दोस्त कि लाइक करिए यार, और कम से कम जो देख रहे हैं अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी फ़ायदा मिले और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए
अब इसको तो अब इतना मेहनत मैं करता हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कोई पैसा थोड़ी ले रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने स्तर पर अपने स्टेटस पे लगा दीजिए या अपना कोई ग्रुप हो उसमें इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इससे जुड़ सके। धन्यवाद।